आपके जो भी ऑब्जेक्टिव आए हुए थे उनको मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लगाया है। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव था सही विकल्प चुनिए, है ना। क्वेश्चन था, पहला ऑब्जेक्टिव था आपका 96 व 404 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड की विधि का मैंने प्रयोग किया है। सबसे पहले 96 के जो भी अभाज्य गुणनखंड होते हैं उसको मैंने निकाला है, 404 के जो भी होते हैं उसको निकाला है, और उसके बाद मैंने इस तरह से इनको लिख लिया है। एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ऐसे कौन से गुणनखंड हैं जो दोनों में हैं, मतलब 96 के गुणनखंड में भी शामिल हैं और 404 के। तो यहाँ पे कौन सा शामिल है, यहाँ पे दो शामिल हैं, ठीक है। तो 2 गुणते 2 क्या आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो गया, 4। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड, मतलब फर्स्ट का सेकेंड था विकल्प कि यदि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक अल्फ़ा व बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो उसका मान क्या होगा, c/a होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रख लेना है, एक मूलों का योगफल और एक मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अब एक ये कंडीशन, 3 कंडीशन जैसे हमारे पास रहती हैं, यदि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 हो तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 का क्या होगा, हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा कि अनंततः अनेक हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा। तो क्या होगा इसका ऑप्शन, कोई एक अद्वितीय हल होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, जैसे फर्स्ट का 4 है ये, यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविक्त कर का मान क्या होगा। तो यदि मूल समान है तो उसकी विविक्त कर का मान क्या होता है, विविक्त कर का मान क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, क्या आप बता सकते हैं, मुझे कमेंट के थ्रू बताइएगा। ओके, चलिए 5वें नंबर पे यहाँ पे एक समांतर श्रेणी दी गई है, -3 -1/2 2 का 11वां पद है। तो 11वां पद कैसे निकालेंगे, इसका आंसर तो 22 होगा, लेकिन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे प्रथम पद है हमारे पास -3 और सर्वांतर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, बाद वाले पद से पहले वाले पद को घटाने पर। तो -1/2 माइनस, ये माइनस में ही था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -1/2 + 3/1, 2 और 1 का लघुत्तम 2 से 2 काट देंगे तो -1 आएगा, 1 का गुणा -1 में करेंगे तो -1 ही आएगा, प्लस 1 से काटेंगे 2 को, 2 आएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 में से 1 गया 5/2। अब 11वां पद निकालना है, इसलिए a + 10d, ठीक है। तो a का मान कितना है, -3 है, और ये हो गया 10, d का मान कितना हो जाएगा, 5/2, 2 से कट जाएगा तो ये 5 आ गया। अब इस 5 का इस 5 के साथ गुणा हो गया तो 25 आ गया। अब ये -3 था, ये +25 है तो घट जाएगा तो कितना आ गया, 22। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है, कोई भी क्वेश्चन पूछता है कोई भी पद निकालना हो तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब जैसे इसका 6वां नंबर दिया गया था, आपका विकल्प ही है कि 2 समरूप त्रिभुजों के भुजाओं का अनुपात कितना दिया है, 9:4 है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्या होगा, यदि भुजाओं का अनुपात देता है तो क्षेत्रफलों का अनुपात उनका वर्ग ही होता है, ठीक है। जैसे 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16। ये आप याद करना चाहो तो ऐसे याद कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 2 त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और PQR दोनों क्या हैं, समरूप हैं, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे भुजाएं क्या दी गई हैं, 9 और 4, तो उनका वर्ग क्या हो जाएगा, 9 का वर्ग मतलब 81 और 4 का वर्ग मतलब 16। ओके, वीडियो पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, तो प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो 3 कर्णी 2 क्या है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। जहाँ पे कर्णी लगा रहे तो वो संख्या अपरिमेय ही होती है। 16 में यदि कर्णी लगी है तो 16 अपरिमेय नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल हमको पता है क्या होता है, 4, है ना। और यदि कर्णी वाली संख्या के साथ किसी भी संख्या का गुणा करें हम तो हमको अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। घात 1 वाले बहुपद को क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, ठीक है। यहाँ पे मैंने खाली स्थान को भर दिया है। समीकरण x - 2y = k में यदि x = 2y = -1 हो तो k का मान कितना होगा, 4 होगा। कैसे निकालना है ये मैंने निकाला है यहाँ पे।
x का मान 2 रखे हैं यहाँ पे, y का मान -1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 का 2, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो k का मान कितना आ जाएगा 4। चौथा नंबर रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक क्या होगा -b/a। शून्यक कैसे निकालते हैं, ax प्लस b को, मतलब जिसका भी शून्यक बोलता है तो उसको शून्य के बराबर कर देना है, फिर सॉल्व कर देना, पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -b, x बराबर -b/a, आंसर मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद पाँचवें नंबर में बोल रहा है कि यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी को ए और सी को क्या बोलते हैं, मतलब बी को ए और सी का क्या बोलते हैं, समांतर माध्य कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर माध्य। छठवां नंबर, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। हाँ, तो ये आपको समझ लेना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 3 में, सही जोड़ी मिलाइए। तो 9 और 27 का HCF क्या होगा, 9 ही होगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद की घात 3 होती है, द्विघात बहुपद की घात 2 होगी, है ना। x + 2y + 3 बराबर 0 में यदि x बराबर 0 हो तो y का मान कितना होगा, मतलब इस समीकरण में यदि x का मान 0 रख दोगे आप तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे 0 रख दो। 2y + 3 बराबर 0, 3 को पक्षांतर करेंगे तो -3 हो जाएगा, y का मान आ जाएगा -3/2। द्विघात समीकरण x² + x + 1 का विविक्त कर कितना होगा, तो विविक्त कर होगा उसका -3। ये कैसे निकलेगा, विविक्त कर के सूत्र से क्या होता है, b² - 4ac होता है। ठीक है, अब कैसे निकालना है इसको मैंने बताया है यहाँ पे। समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ओके, अब कैसे निकालना है, देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कि x + 2y + 3 बराबर 0 में x बराबर 0 है, तो x की जगह मैंने क्या रख दिया 0, फिर 3 का पक्षांतर कर दिया तो -3, y बराबर -3/2। फिर यहाँ पे x² + x + 1 बराबर 0 की तुलना हमको क्या निकालना है, इसका विविक्त कर, है ना। ax² + bx + c बराबर 0 से कर दो तो a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर 1 मिल गया। अब विविक्त कर क्या होता है, b² - 4ac होता है। यहाँ पे सभी मान रख देंगे, b का मान था 1 तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 4, a का मान 1, c का मान 1, गुणा कर देंगे तो 4 मिल गया, 4 में से 1 जाएगा -3। ठीक है, तो इस तरह से हमको -3 मिला था। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना है और शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो प्रश्न नंबर हम 4 पे चलते हैं। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है, मूल भिन्न भिन्न होते हैं या असमान होते हैं और वास्तविक होते हैं। ठीक है, 5, 10, 15 के 8 पदों का योग, तो प्रथम पद सबसे पहले निकाल लो, a बराबर 5, d का मान 10 - 5 बराबर 5, n का मान कितना हो गया 8। अब इस फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है क्योंकि पदों की योग वाला फार्मूला कौन सा होता है, ये होता है Sn बराबर n/2 2a + n - 1 × d। तो n का मान कितना है 8 है। ठीक है, और a का मान 5, n का मान 8वां पद है ना, 8 पदों का योग तो 8 हो गया, d का मान 5, तो 8 में से 1 का कितना हो जाएगा 7, और 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 35, और 5 दूनी 10, 2 से काट दिया 8 को तो 4 आ गया, तो ये 4, फिर 35 10 45, और 4 का गुणा कर देंगे तो 180। ठीक है, तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 के सेकेंड नंबर को सॉल्व कर लेना है। ओके, तो प्रश्न नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि क्या भुजाओं 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर से निर्मित त्रिभुज समकोण होगा। तो यदि कोई त्रिभुज समकोण है मतलब उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, मतलब कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये लागू हो जाती है। ठीक है, और कर्ण कौन सा होता है समकोण त्रिभुज में, सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण, तो क्या ले लेंगे हम 10। तो हमको चेक कर लेना है कि क्या कर्ण का वर्ग लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर है। तो कर्ण का वर्ग हो गया 10 का वर्ग मतलब 100, लंब का वर्ग मतलब 8 का वर्ग 64, आधार का वर्ग मतलब 36। अब दोनों तरफ जोड़ने पे इधर का भी 100 मिल रहा है, इधर का भी 100 मिल रहा है, मतलब पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है, मतलब प्रूफ हो गई। तो अतः ये त्रिभुज क्या होगा,
समकोण त्रिभुज होगा, ऐसे लिख देना है लास्ट में। अतः ये त्रिभुज क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। तो ये चौथा नंबर देख लीजिए, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय का कथन लिखो। ये 2 नंबर पे आता रहता है, तो आपको ध्यान रखना है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो ये डायग्राम बना देना है आपको। यहाँ पे ये रेखा खींची जा रही है इसके समांतर, ठीक है, और ये अन्य 2 भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो AD बटे DB जो होगा AE बटे EC के हो जाएगा, ठीक है। इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। 5वें नंबर पे यदि A एक बिंदु है, उसके निर्देशांक हैं 2, 3, B के हैं 4, 5 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं कि XY है, कैपिटल वाला ले लिए, ठीक है। तो x बराबर मध्य बिंदु के निर्देशांक किस फार्मूले से निकालना है? इससे x1 प्लस x2 बटे 2 और y के y1 प्लस y2 बटे 2। x1 और x2 क्या है? ये है हमारा x1, ये y1, x2 y2। चाहो तो आप बता सकते हो यहाँ पे कि हमारा जो 2, 3 में से पहला वाला जो निर्देशांक है वो x1 है, दूसरा क्या है? y1। ऐसे ही 4, 5 में जो पहला वाला है वो x2 है और दूसरा वाला क्या है? y2 है। यही मान यहाँ पे रख दिए गए हैं, ठीक है। तो सॉल्व कर देंगे तो 2 धन 4 6, 6 बटे 2 मतलब 3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 3 धन 5 8 हो जाएगा, 8 बटे 2 मतलब 4। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? 3 और 4 होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है। मेन काम किसका है? इस फार्मूले का है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ओके। 6 नंबर पे दिया था कि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 3, 2, 1, -4 तथा -1, 4 हैं, उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होंगे? तो मान लेते हैं केंद्रक के निर्देशांक XY हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसे दिखा देना है कि x1 y1, ये वाला निर्देशांक x1 y1 है, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। क्योंकि केंद्रक के निर्देशांक निकालने के लिए हमको सूत्र लगाना पड़ेगा ये वाला, ठीक है। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। x1 का मान हो गया 3, फिर x2 का मान हो जाएगा 1 और x3 का मान हो गया -4। तो ये 3 एक कितना हुआ? 4 और 4 - 4 0, 0 बटे 3। तो 3 का किसी भी संख्या में भाग दोगे 0 ही मिलेगा। y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो y1 का मान 2 हो गया, y2 का मान -4 और y3 का मान हो जाएगा 4। तो +4 -4 ख़त्म, 2 बटे कितना आ जाएगा? 3। अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0, 2 बटे 3। अब इसके बाद हम प्रवेश करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, जहाँ पे हमको बताना है सत्य और असत्य। तो 2 संख्याओं का गुणनफल उनके HCF व LCM के गुणनफल के बराबर होता है, ये सत्य है। ax² प्लस b एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। यदि 2 त्रिभुज समकोणिक हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे, सत्य है। किसी बिंदु की कोटि 0 है और भुज 3 है, तब वह x अक्ष पर स्थित होगा, तो ये सत्य है। किसी बिंदु की कोटि 0 है और भुज 3 है, तब वह x अक्ष पर स्थित होगा, तो ये क्या है? सत्य है। 5वां नंबर, यदि किसी बिंदु Q के निर्देशांक 2, 5 हों तो 2 को Q की क्या कहते हैं? कोटि। ये भुज कहलाता है और ये कोटि है ना। x निर्देशांक भुज कहलाता है, y निर्देशांक कोटि। बिंदु -8, 6 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगा, सत्य है, ठीक है। क्योंकि पहले वाले चतुर्थांश में जो बिंदु होंगे वो दोनों प्लस में रहते हैं, दूसरे वाले में x वाला माइनस में रहता है और y वाला प्लस में, तीसरे वाले में तीनों माइनस में मतलब दोनों माइनस में रहते हैं, और चौथे में एक प्लस में रहता है, एक माइनस में, ओके। प्रश्न नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं कि संख्या 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो इस तरह से आपको कर लेना है कि यहाँ पे सबसे पहले इसका जो इकाई अंक है वो कोई सम संख्या नहीं है, और तो ये 2 से नहीं कटेगा, ठीक है।
अंकों को जोड़ के देख लीजिए, 8 3 11 12 13 5 18, ये 3 से कट जाए तो ये 3 से क्या होगा, कटेगा। तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 5 8 40 और पचम 25, फिर 5 से काटेंगे 17 आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड हमको क्या मिल गया, ये अभाज्य गुणनखंड है। इसके अथवा वाले क्वेश्चन को मैंने लगाया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 धन 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अच्छा, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, क्या आप लोग जानते हैं? क्या आपको पता है भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड उस संख्या के अलावा कोई और संख्या हो। ठीक है, जैसे 10 हम लेते हैं तो 10 का गुणनखंड 10 तो है ही, 2 भी है। ठीक है, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो संख्या दी गई है उसका गुणनखंड कोई और संख्या है कि नहीं है। तो 13 देखो, ये पूरा एक पद कहलाएगा, गुणा वाला पूरा एक पद कहलाता है, फिर प्लस के बाद वाला एक पद और है। तो यहाँ से हम 13 कॉमन कर सकते हैं, ये निकाल लिए 13, अंदर क्या बचेगा, 7 गुणते 11, यहाँ पे होगा 1। ठीक है, यहाँ पे क्या जाएगा 1। अब तो जो भी मान मिलने वाला है इससे तो हमको ये क्लियर हो गया कि उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 13 भी होगा। 13 गुणे में ना है, तो एक तरह से क्या हुआ, इस संख्या को पूरा जोड़ने पे जो भी मिलेगा, हल करने पे मतलब उसका एक गुणनखंड क्या होगा, 13 भी होगा, क्योंकि यहाँ पे 13 भी इसका गुणनखंड है, 13 भी गुणा में है। ठीक है, तो वो संख्या भाज्य संख्या हो गई। ऐसे यहाँ पे भी ये पूरा एक पद कहलाएगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 5, क्योंकि 5 दूसरे पद में 5 था। तो यहाँ हल करने के बाद जो भी मिलेगा, यहाँ से ही हमको पता चल गया कि उसका एक गुणनखंड 5 भी है, क्योंकि 5 गुणे में है। तो जो भी संख्या होगी उसका एक गुणनखंड 5, मतलब वो संख्या तो होगी, साथ में 5 भी है, तो ये क्या हो गई, भाज्य संख्या। तो इस तरह से आपको पता करना है। ओके, नंबर 7 में दिया गया था संख्याओं 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इस तरह से आपको कर लेना है। 2 से यहाँ पे मैंने काटा, फिर 3 से, फिर इसको 2 से काटा, फिर 3 से, इसके जो भी गुणनखंड मिले इस तरह से लिख लेना है। एचसीएफ निकालने के लिए हम वो गुणनखंड लेते हैं जो तीनों में हो। जैसे यहाँ पे 2 इसके पास भी था, इसके पास भी, इसके पास भी, तो 1 2 ले लिए। 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 1 3 ले लिए। ये गुणा कर दिए तो 6 मिल गया। और वैसे यदि घातांकों के रूप में लिखें तो क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 1, 3 की घात 1। जब आप एलसीएम निकालोगे तो ऐसा कर लेना। ठीक है, यहाँ पे 2 की घात 3 और 3 की घात 2, 2 की घात 3, 3 एक बार है, 5 एक बार है। ठीक है, एलसीएम जब निकालते हैं तो अधिकतम घात वाले पदों को ले लेते हैं। जैसे 2 की अधिकतम घात 2 की घात 3, 3 की अधिकतम घात 3 की घात 2, 5 एक ही बार था। ठीक है, 2 की घात 3 का मतलब है 8, 3 की घात 2 का मतलब है 9, 5 तो 5 ही है, गुणा कर दोगे तो कितना मिल जाएगा, 360। तो इस तरह से सॉल्व कर लेना है। एक क्वेश्चन अथवा में आया था कि संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई मान है जिसके लिए 4n अंक 0 पर समाप्त होता है। ठीक है, तो कई बार हम ऐसा भी करते हैं कि n के अलग अलग मान रख के आप इसको सॉल्व करके देख लो कि क्या लास्ट में इकाई अंक 0 आता है कि नहीं आता है। और एक दूसरा तरीका ये है कि मैंने क्या किया है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 2, और यहाँ पे घात वही लिखेंगे। तो हमको 4 के गुणनखंड क्या मिल गए, केवल 2 मिला है, यहाँ पे 5 है क्या। यदि अंदर इसके गुणनखंड में 5 भी होता तो हमको ये पता चल जाता कि 5 का 2 में गुणा होगा तो 10 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उस संख्या के इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 4 के अभाज्य गुणनखंडों में केवल 2 शामिल है, 5 शामिल नहीं आता। 4n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, केवल इतना लिख देना है आपको। ओके, प्रश्न नंबर 8 में लिखा है बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15 के शून्य ज्ञात करो। तो शून्य के निकालने के लिए मैंने बताया है कि शून्य के बराबर करते हैं पद को। तो टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 15। यहाँ पे स्क्वायर है, पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे वर्गमूल लग जाएगा।
तो ये बराबर मिलेगा प्लस माइनस करनी 15, ठीक है। क्योंकि ये द्विघातीय समीकरण है इसलिए इसके कितने मूल होंगे, 2। एक हो जाएगा प्लस करनी 15, दूसरा हो जाएगा माइनस करनी 15। अथवा में क्वेश्चन आया था कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 एवं गुणनफल 3 है तो बहुपद ज्ञात करो। तो बहुपद का ये सूत्र याद कर लेना है। बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग गुणते एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना, -3। यहाँ पे x हो जाएगा +3, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3, ठीक है। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, बहुपद। प्रश्न नंबर 9 में बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको बहुपद जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से कर लेनी है, ठीक है। तो हमको a का मान कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, b का मान 4, c बराबर 8। तो शून्यकों का योगफल होता क्या है, -b/a। तो b का मान कितना मिला था, 4, ये 4/1, तो कितना आ जाएगा, -4, ओके। अथवा क्वेश्चन था कि यदि बहुपद k-1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात करो, ठीक है। तो k-1, अब यहाँ पे एक शून्यक दे दिया है, तो शून्यक का मतलब क्या होता है, यदि इस मान को हम इस समीकरण में रख दें तो हमको जो आंसर मिलेगा वो शून्य मिलेगा, इसलिए बराबर शून्य लिया गया है। तो यहाँ पे जब मैं x की जगह -3 रखूँगा तो -3 का वर्ग, तो क्या होता है 9। यहाँ पे kx था, x की जगह -3, तो -3 के हो जाएगा, +1 बराबर 0। 9 का अंदर गुणा कर दिया गया, 9 के -9 -3 के +1 बराबर 0। तो 9 के से 3 के घट जाएंगे तो 6 के आ जाएगा। ऐसे ही 9 से 1 घट जाएगा तो -8, क्योंकि बड़ी वाली संख्या माइनस में है, बराबर 0। 6 के बराबर पक्षांतर किए तो 8 के बराबर 8/6, 2 से कट रहा था इसलिए काट दिया गया, 2 चौके 8, 2 3 6, 4/3 आंसर, ठीक है। आप समझ रहे हैं, शून्यक निकालना था ना, एक शून्यक दिया गया था। ये द्विघाती समीकरण है, मतलब 2 शून्यक होंगे। मतलब इसका एक शून्यक है -3, मतलब इस मान को यदि इसमें रख दें इस समीकरण में तो ये समीकरण शून्य हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे x की जगह -3 रखने पर ये शून्य के बराबर दिखाया गया है, ओके। तो आशा करता हूँ आप सभी को फर्स्ट पार्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। जो भी डाउट है कमेंट के थ्रू आप बता सकते हैं, लेकिन मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप वीडियो को एक बार ना देखकर 2-3 बार देखें, क्योंकि मैथ्स में या कोई भी कॉन्सेप्ट समझना है तो उसको 1-2 बार जब तक आप देखेंगे नहीं, लगाएंगे नहीं, तो समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ़ यू। और यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन ऑल ऑफ़ यू, थैंक यू।